आज अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सीधे रुख करते हैं। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये सभा मलावी की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, 23 जून का दिन आतंकवाद के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन टोरंटो और वैंकूवर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के 2 विमानों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। आयरलैंड में AI-182 कनिष्क में विस्फोटक के कारण 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि जापान में ऐसी एक और बड़ी तबाही टल गई, लेकिन इसमें भी 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं इस बात का स्मरण कराती है कि विश्व को आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों बरतनी चाहिए। इसे किसी प्रकार तो आज महत्वपूर्ण दिन है। अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12:15 बजे लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। विपक्ष अलग अलग मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है और अब से कुछ ही देर में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे 11:10 पर बोलेंगे तो 12:15 बजे लोकसभा में राहुल गांधी का संबोधन होगा। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है। 27 जून को संसद में राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था। 28 जून को अभिभाषण पर चर्चा का पहला दिन था और विपक्ष ने, आपको याद होगा, नीट पर जबरदस्त हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जी हां, और आज भी विपक्ष का रुख बेहद सख्त है, कड़ा है। नीट और 3 नए आपराधिक कानून को लेकर सरकार को घेरने का प्लान है, तो वहीं एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। इस तरह से अभिभाषण पर गतिरोध आज दूसरे दिन भी जारी रह सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। जी हाँ, और देखिए, इंडिया गठबंधन का संसद परिसर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। कार्यवाही शुरू होने से पहले ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के सांसदों की तरफ से किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है संसद भवन परिसर के अंदर, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है और विपक्ष के तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं नीट के मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ। एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर, इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किए जाना चाहिए। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है उसके लिए खड़े होने वाली है। आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है, शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह बात कर रहे हैं।
तो भारतीय न्याय संहिता को लेकर ऑपोजिशन के तेवर फिलहाल तल्ख नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, धनंजय गिरि जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हर्षद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले धनंजय गिरि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है 3 नए आपराधिक कानूनों में बदलाव को लेकर। मनीष तिवारी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इससे एक तरह का पुलिस राज कायम होगा। क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट हो गया जी, बोलिए। देखिए, लंबे समय के बाद अंग्रेज चले गए, उनके बनाए हुए कानून रह गए। ये अलग बात है कि कांग्रेस उनकी बनाई हुई कांग्रेस भी है और कांग्रेस के उनके बनाए हुए कानून को से कांग्रेस का लगाव होना लाजिम है, स्वाभाविक है। मोहम्मदन आपराधिक कानून के बाद जो भी कानून बना था, ये भारत में आप राजद्रोह का दंड देने की बात कर रहे हैं। यानी कि वो राज सत्ता के द्रोह करते थे, आप राजद्रोह देते थे। इसको इतने समय बाद किसी ने हिम्मत किया है इसको रिफॉर्म करने के लिए, देश का संविधान, देश का कानून, देश के अर्थों में, सही अर्थों में लागू करने का जो अमित शाह जी ने संसद में बिल लाया, वो ऐतिहासिक है। आने वाली पीढ़ियां कहें कि हाँ, अंग्रेजों के दिए गए जिद्दी दाग को धोने का जो काम किया गया है। मोहम्मदन आपराधिक कानून, इस्लामिक कानून लंबे समय तक देश में चलता रहा, उसके बाद ये अंग्रेजों का दिया गया कानून चलता रहा। इस देश में अपराध के लिए, और अब जब टाइम फिक्स किया जा रहा है, अब बल्कि उनके हाथ तो कम किए जा रहे हैं, जनता को ताकत दी जा रही है कि आप 90 दिनों के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसमें चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। पहले तो देशद्रोह कानून में आप अनलिमिटेड पावर था, अनलिमिटेड उनके पास संभावनाएं थी, लेकिन आज जिस जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र और इस देश का आम जन मजबूत हो रहा है, तो ये ह्यूम के बनाई गई कांग्रेस, अंग्रेजों के बनाए गए कानून से इतनी मोहब्बत रखने वाली कांग्रेस को परेशानी हो रही है। उनको लगता है कि वही दौर जारी रहे, ये उनके हक की बात है। लेकिन हम जनता के हक की चिंता कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक को पावर देने की प्रयास की लगातार किए जा रहे हैं। ठीक है हर्षद शर्मा जी, आपने धनंजय जी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम को अगर खत्म किया गया है तो उससे आप लोगों को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या, और प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या है, ये भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, काल्पनिक बातें करते हैं धनंजय गिरि जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी जी को आपने सुना होगा। मनीष तिवारी जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की राज्यसभा मेंबर हैं, उन दोनों का मैं बयान आप ही के चैनल पर सुन रहा था। दोनों ने ये कहा है कि इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इसको स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस नहीं किया गया, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस करने की जरूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी जी ने ये कहा कि 145 सांसदों को सस्पेंड करके यह बिल पास किया गया था, इस पर चर्चा नहीं हुई थी, तो उस पर चर्चा कर लो। चर्चा करने से सरकार को इतनी तकलीफ क्यों है? नीट पर चर्चा अगर करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में बोलेंगे तो उनका माइक बंद हो जाएगा, राहुल गांधी जी लोकसभा में नीट पर बोलेंगे तो उनका माइक बंद हो जाएगा। चर्चा करने से सरकार को बहुत तकलीफ होती है। ये जो सरकार है, इसकी इच्छा ये है कि हर आदमी। हर्षद शर्मा, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात को आगे जारी रखिएगा। लोकसभा का रुख हमें करना पड़ रहा है, इस वक्त जोरदार हंगामा वहां हो रहा है। मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोलो नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल, आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। देख जी, मैं आपके संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission. आप देख रहे थे लोकसभा की कार्यवाही। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से साफ किया गया कि अभी नीट पर चर्चा पॉसिबल नहीं है, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की इजाजत उनकी तरफ से नहीं दी गई है। ऑपोजिशन का यह कहना है कि काम रोको प्रस्ताव लाकर नीट पर चर्चा पहले कराई जानी चाहिए,
फराज किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। किदवई साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का वक्त है और ऐसे में इस चर्चा को खत्म करके अभी नीट मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन आप चाहें तो जब आपके बोलने की बारी आएगी तो आपको मौका दिया जाएगा, आप उस पर भी बोल सकते हैं। इस पर क्या ऑब्जेक्शन है? ऑपोजिशन को जरा समझाएं। समीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जब जब इस देश में कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई है, चाहे वो मणिपुर की सिचुएशन आई हो, चाहे अब नीट की समस्या आई हो, तो देश के जो जरूरी और जमीनी मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है वो भाग। लेकिन अब विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का ये काम है कि विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा जनता के लिए और देश के लिए। आप देखिए कि जिस तरह से एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि जिल्लत से तो बेहतर है कि एक जंग लड़ो तुम, यूं हार भी जाओगे तो बुज़दिल न कहलाओगे। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है समीर जी कि आप देखिए कि अभी अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा की, तो 17वीं लोकसभा में 31 दिसंबर 2023 तक का मेरे पास आंकड़ा है, इसमें लगभग 207 बिल पास हुए, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करने का भी बिल था, एक बिल था इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन रेगुलेट करने का, और ये जो 3 क्रिमिनल कानून है। आप देखिए कि ये जो सारे बिल आए ये लगभग विपक्ष की गैर मौजूदगी में आए। दूसरी बात, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के हिसाब से 17वीं लोकसभा में, इसमें भारतीय जनता पार्टी को समीर जी प्रचंड बहुमत था, उसमें से 172 बिल में से 64 बिल लोकसभा में पास हुए, जिसमें आधे घंटे का भी डिस्कशन नहीं हुआ। और जो ये अभी जो लोकसभा गई है, इसमें हमारे जो कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, इसमें खाली 16% बिल्स रेफर किए गए स्टैंडिंग कमेटी को फॉर स्क्रूटनी, जो कि यूपीए 1 में 60% था और यूपीए 2 में 71% था। अब हो क्या रहा है समीर जी के ये लोग विपक्ष के सांसदों को जो है वो निलंबन करते हैं, विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिल पास करवाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भेजते नहीं है, तो विपक्ष को अपना काम करना छोड़ नहीं देगा। विपक्ष को अपना काम करना रहेगा। जनता ने हमको जो भी जनादेश दिया है, उस जनादेश की रक्षा हमको सड़क से लेकर के संसद तक करनी पड़ेगी। विपक्ष अपना वो काम कर रहा है समीर। नहीं, ठीक है, जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन अगर हंगामा होता रहेगा तो संसद में अपनी बात किस तरीके से रखी जा सकेगी, ये जानने की कोशिश की जा रही है। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर जब भी बात भारतीय न्याय संहिता की आ रही है तो विपक्ष की तरफ से बुलडोजर और इस तरीके की टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पर तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं, और ये भी एक पक्ष रखा जा रहा है कि कुछ संशोधन करके आप इन्हें शामिल कर सकते थे। जो नए कानून में हम देख रहे हैं कुछ अच्छी चीजें भी हैं, उसके लिए सब कुछ खत्म कर देने की, पुराने सिस्टम को बिल्कुल नल एंड वॉइड करने की जरूरत क्या थी? ये विपक्ष का तर्क नहीं, बड़ा विचित्र सा तर्क है। देखिए, वैसे तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष जहां खड़े हैं उनके बीच कोई सहमति होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, और वो प्रोटेम स्पीकर हो, स्पीकर का चुनाव हो, जो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो, सब पर हम देख चुके हैं। लेकिन यहाँ कमाल की बात है, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, जो बहुत भारी है, जिसमें कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जो अपराधी को पकड़ने की बजाय उसको बचने के रास्ते देती हैं, अब अगर भारत की सरकार, भारत की संसद, भारत के जनप्रतिनिधि भारतीय न्याय संहिता की तरफ जाते हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत है? ये तो अच्छी बात है। और आपका कानून अब ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है, कई मुद्दों पर सीधे बात करता है, कम समय में न्याय की बात करता है, सबकी जवाबदेही तय करता है। और अब इसमें अगर कोई बदलाव भी करना है तो बदलाव तो बड़ी आसानी से हो सकता है, आगे अगर होगा तो इसी भारतीय न्याय संहिता में बदलाव हो जाएगा। लेकिन अगर दंड से न्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस पर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो ये बात ना समझ में आने वाली है। ठीक है धनंजय गिरी जी, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में सिस्टम कैसे काम करता है ये आपको भी पता होगा। रेहड़ी पटरी वाले किसी भी शख्स से आप पूछ लीजिए कि पुलिस वाले को कितना पैसा देते हैं वो, तो वो आपको बता देगा। अब दिल्ली में जो बीएनएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला केस दर्ज हुआ है, वो रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ ही हुआ है। पहले 200 रुपए जुर्माना देना होता था, अब जुर्माने की रकम बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। ऑपोजिशन इसीलिए ये आरोप लगा रहा है कि भाई आप एक तरह के पुलिस राज को बढ़ावा दे रहे हैं, अब पुलिस वाले और ज्यादा पैसा वसूल करेंगे। तो अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर चर्चा की बात की जा रही है कि भाई सदन में चर्चा हो जाए तब फिर ये कानून अमल में लाए जाए, तो इसमें क्या गलत है? समीर जी, यानी कि आपका मानना है कि 200 रुपए देना जायज है और 5000 नाजायज है। हमारे समझ से तो 2 रुपया भी नाजायज है। अगर इस देश में किसी को अगर 1 रुपया भी अगर नाजायज देना पड़ता है, नहीं, मैं कानूनी जुर्माने की बात कर रहा हूं भाई, आप समझे नहीं धनंजय जी, मैं कानूनी जुर्माने की बात कर रहा हूं। पहले 200 होता था कानूनी जुर्माना, अब वो 5000 हो गया है नए कानून। देखिए
जब 200 रुपए जो कानूनी जुर्माना बनाया था उस समय 200 की वैल्यू उतनी रही होगी है जितने आज 5000 उससे भी कम। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह कानून सबको न्याय देने की, और अगर उस करने के लिए हम संसद में बुला रहे हैं तो हम जवाबदेह विपक्ष को बुला रहे हैं, ना कि देश से जवाब देने वाले विपक्ष को बुला रहे हैं। विपक्ष जवाबदेही के बजाय देश से जवाब दे रहा है। आप देख लीजिए कि लगातार धरना प्रदर्शन और बाहर खड़े। अगर आपके पास आज माकूल और एकदम प्रॉपर टाइम मिला हुआ है कि आप इतने समय अपनी बात कर सकते हैं और जिन विषयों को आप रेखांकित करते हैं उन पर जवाब देने, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जो चीजें आ गई है उस पर भी आप बहस नहीं करते हैं। क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन, सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है। दूसरा, अगर आप आज कानून को पारदर्शी बनाया जा रहा है, सबके लिए सुलभ कराया जा रहा है, सबको अवसर दिए जा रहा है, तो आपको ऐसी क्या मोहब्बत है कि आज तो मुगलों के कानून से मोहब्बत है या ऑपोजिशन ये कह रहा है कि ये कानून आप लोगों ने तब पास किया जब तकरीबन 150 सांसदों को विपक्ष के निलंबित कर दिया गया था। तो कायदे से अब दोबारा चर्चा हो जाए सदन के अंदर, ताकि कुछ उनके भी जो सवाल हैं उनके भी जवाब मिले, उनके जरिए देश को मिले और फिर ये कानून अमल में आए। इस पर एक प्रतिक्रिया दीजिए। समीर जी, मैं आपके चैनल पर ही देख रहा हूं, मुझे कोई जवाबदेह विपक्ष नहीं देख रहा है। आप देख लीजिए संसद में क्या कोई अंदर बैठा हुआ है? सारे लोग बाहर खड़े हैं। मैं वही कह रहा हूं कि हम लगातार जवाबदेह विपक्ष खोज रहे हैं और ये देश से जवाब देने वाला विपक्ष हमें दिख रहा है। ठीक है, आपकी बात पर हर्षद हंस भी रहे हैं। मैं चाहूंगी हर्षद ही जवाब दे दें। हर्षद, कमाल की बात है प्रतिमा जी, धनंजय गिरी जी कह रहे हैं कि सांसद बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। अरे भाई साहब, संसद में अंदर जाने का समय 11 बजे तय हुआ है। अगर उससे पहले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पर तकलीफ कर रहे हैं। जिस बात पर वो बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी बात को आप यहाँ पर दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए बीच में मत बोलिए, देखिए वो वहां पर प्रोटेस्ट हो रही है सीबीआई, ईडी और डिक्टेटरशिप के खिलाफ। यहाँ आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी दिक्कत क्या है प्रोटेस्ट करने से? किसान अगर आपके खिलाफ बोले तो आपको दिक्कत है, छात्र आपके तो आपको दिक्कत है, अग्निवीर के जो बेनिफिशियरी हैं, जिन लोगों को अग्निवीर से दिक्कत है, वो अगर सोल्जर बनना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो सड़क पर आकर आपके बिल का विरोध करने तो आपको दिक्कत है। आपकी समस्या क्या है? अगर 11 बजे संसद चालू हो रही है और 10 बजे से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां बाहर, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या यह संसद के नियम के खिलाफ है? और फिर मैं आ जाता हूं अब आपकी बात पर कि आईपीसी में नई धारा लगा दी, अंग्रेज का कानून रद्द कर दिया। भाई साहब धनंजय गिरी जी, आपको पता है 170 धाराएं ऐसी है जिसका सिर्फ आपने क्रमांक बदला है, धारा क्रमांक। उनके अंदर बिल में कोई, उनके डिटेल्स में कोई संशोधन नहीं हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे आईपीसी की 420 की धारा जो फ्रॉड की होती है उसको 316 कर दिया गया है। इसके अलावा उसमें कोई बदलाव हुआ है? आप बताइए मुझे। 150 सांसदों को 150। हर्षद शर्मा जी, तो इसका हल क्या है कि सदन में हंगामा किया जाए, कार्यवाही को स्थगित करना पड़े, जैसे इससे पहले हमने देखा? इसका हल यही है? बिल्कुल। देखिए, अगर ये सरकार ऐसा सोचती है समीर जी कि 145 सांसदों को सस्पेंड कर देगी, उसके बाद चुनाव में चली जाएगी और वापस आएगी तो उस बिल पर चर्चा की मांग नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होगा। उतना जज्बा नहीं है। तो खड़गे जी, इस मामले में खड़गे जी, इस मामले में मैंने आपकी मदद की है, आपका जज्बा कायम रखा। ये कभी कभी आप मदद करते रहते हैं, हम भी याद करते रहते हैं। सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के लिए आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्यों हंस रहे? ये ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते लोग। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके। राष्ट्रपति जी, इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूं। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है।
इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कंफ्यूजन होता द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूँ, ये इन शब्दों से मैं ज्यादा वाकुफ नहीं। We can have half an hour discussion on this if you want. Pardon? We can have half an hour discussion on this. कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या है? नहीं, वो तो द्विवेदी बोले तो 2 वेद पढ़े सो पंडित है, उसीलिए द्विवेदी बोलते हैं। हाँ, त्रिवेदी 3 वेद पढ़े, अब एक चतुर्वेदी बचा, वो 4था वेद पढ़े सो जो आएंगे। कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी और उन्होंने बार बार ये बातें कही और यहाँ तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप निकाल दीजिए। एक सेकंड माननीय खड़गे जी, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता के अलावा भी आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपने जो अभी कहा कि नाम भी ले दिया और कहा कि नाम मत लीजिए, विड्रॉ करता हूं। नहीं, विड्रॉ करता हूं। I think it calls for regret. I express my regret that such an observation has been imparted in this August House. Please continue. No. Pramod Tiwari ji, the Honorable LOP himself has felt it. Please, it is regrettable. I am using mild word. और कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहाँ बैठेंगे। सभापति जी, इस लड़ाई में आम नागरिकों ने विपक्ष का साथ दिया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ित, शोषित महिलाओं, युवाओं ने हमारा सबका साथ दिया और डेमोक्रेसी को बचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कंटिन्यू। सभापति जी, अभी भी सामाजिक न्याय के विपरीत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकना जरूरी है और इसके लिए हम सबको भी मेहनत करना पड़ेगा। सभापति जी, इस सत्र की एक खूबी ये है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जप कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति है, जय संविधान के नारे पे भी आपत्ति है, ऐसे लोग भी सदन में हैं, ऐसी पार्टी भी सदन में है। इसीलिए आपको इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है। इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा। संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। सर, सभापति जी, बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं, परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था। और आज और डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी से बात करने वाले एक कानूनन संविधान में प्रोविजन है, जैसा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन,
लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा। ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या ये संविधान के तहत आप चल रहे हो? और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहते हैं। इसी राज्यसभा में चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ? लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहाँ पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर। मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेताजी सर सुनिए। देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? नो प्लीज नो। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो? एलओपी नंबर 1, लीडर ऑफ द अपोजिशन, a very senior politician, yielded to see what the chairman has to say, and his members are upon the seat. कहाँ जा रहे हैं? Please take your seat, honorable members. मैंने शक्ति सिंह, I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaged in? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor
at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there. I saw the location. I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is. इस क्षेत्र में बहुत काम किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना इलाज कहां करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया, तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब मां के बेटे को आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति और बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है, और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, 42 सेंट्रल एक्ट्स में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको खत्म किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कहना चाहता हूं 63,000 के लगभग कंप्लायंसेस देश में होती थी, 39,000 कंप्लायंसेस के बर्डन को खत्म कर दिया है, और आगे निरंतर प्रयास जारी है कि हम इसको और सुधार करेंगे और जनता को काम करने में और अवसर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंकिंग 184 था, आज 27वां है। बिजली प्राप्त करने में 137वां हमारा स्थान था, आज 22वां है। अभी वहां उस वक्त इन्हों नहीं थे, उस वक्त तो 8 दिन की सजा हो गई, और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी। सर, ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए। और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले। अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठ का उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए। तो ये साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, चुप बैठो, क्या भाई ये दही दूध LOP is on his legs. Keep calm, keep calm. सर, तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना, ये मैं आपसे अपील बार बार अपील करूंगा। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो। अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ SC, ST, दलित, वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो आप वहां पर रखिए। और सर, मैं छोटा सा सर, नहीं, ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए
पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए एक कमेटी होती है और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं और किस जगह पे बिठाना कैसे बिठाना वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं कुछ नहीं, ये अथॉरिटियन रूल के जैसा कहीं भी लिटाओ कहीं भी उठाओ कहीं भी बिठाओ। सर ऑनरेबल मिनिस्टर जी वन सेकंड इट हैपन यू डोंट हैव टू डिसाइड आई डिसाइड ये खड़गे जी व्हाट इज इट कम ऑन मेक योर पॉइंट ऑनरेबल चेयरमैन सर नथिंग एज विल गो रिकॉर्ड ये किरण जी कंटिन्यू सर जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसलिए इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए। ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस, व्हेन ए लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इम्पोर्टेंट मैटर गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर लीडर ऑफ अपोजिशन ने आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे मिस्टर तिवारी you are forcing me to name you people. I have given him permission and let me tell you one second please take your seat sir. Kiranji take your seat. Honorable members, when there is a debate in the house, the debate has to be lively, the debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second, you don't have to decide. I am the judge of it. Come on, Kiran ji. Kiran Rijiju ji. Honorable Chairman sir, अभी माननीय खड़गे जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने संसद में जो स्टेच्यूज को सारा स्टेच्यूज को एक जगह में रख करके प्रेरणा स्थल के नाम से जो बनाया गया उसको लेकर के सवाल खड़ा किया। मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं सर, आपने अभी हाउस को बताया कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया, उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ। मैं भी सर उस समय मौजूद था। नहीं सबसे पहले तो करके एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया है। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं, वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही अप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर देखिए वन सेकंड प्लीज 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 योर एंटायर ट्राइब गेट्स अप, आई वांट एवरीवन टू टेक सीट। देखिए और खड़गे जी पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें वन सेकंड देयर इज नो बैकडोर एंट्री इन पार्लियामेंट। If you look at the building of parliament, it has been so designed that there is no backdoor entry. ठीक है, देखिए रिजू साहब जो बोले, मैं उनसे विनती करता हूं कि रिजू जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप जो स्टैच्यू बिठाए हैं कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ
कहीं और उनको भी बिठाते हैं? नहीं, और बाबा साहब अंबेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाता है। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उनको एक कमेटी के बारे में मालूम नहीं है। आप पढ़ के देखकर कौन से मेंबर्स हैं उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर, ये तो मैं आपसे बार बार विनती करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आप तक सीधा हम पहुंचा रहे थे।